नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। मास्टर स्ट्रोक में बात आज उस सत्ता की होने वाली है जो सत्ता जनता के पैसे पर सियासत नहीं रईसी करती है और जनता के सामने क्या कुछ रहता है नाउम्मीदियों के साथ वो देखती रहती है और कोई किसी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होकर सियासत ऐसा खेल क्यों खेलती है। लेकिन पहले 8 चेहरे, महत्वपूर्ण बात है, लेकिन पहले उन 8 चेहरों पर ध्यान देते हैं। पहला चेहरा जस्टिस जोसेफ पर सहमति बनी है, जो जानकारी आ रही है कोलेजियम की बैठक हुई और उसमें सहमति बनी है, लेकिन कुछ और नाम भी उनके साथ भेजे जाएंगे। सरकार की सहमति होती है, कब तक होगी नहीं होगी दूर की गोटी। पूर्व एटीएस चीफ हिमांशु ने खुदकुशी कर ली है और हिमांशु राय जो है उनको ब्लड कैंसर की जानकारी मिली है, लेकिन दाऊद की संपत्ति जब्त करने से लेकर आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग को भी इन्होंने पकड़ा था। बहरहाल, नेपाल बिना राम अधूरे, जिस वक्त नेपाल लाल हो चला है उस वक्त इस बात का जिक्र आया। प्रधानमंत्री ने जनकपुर में पहुंचकर कहा, नेपाल बिना राम अधूरे। सीता का मायका है वो। बहरहाल, अंतरिम जमानत मिली है लालू प्रसाद यादव को। 3 दिन की पैरोल थी, घर पहुंचे और इस बीच में यह खबर आ गई तो बकायदा घर में उत्साह है, कोलाहल है। कहा जा रहा है बहू ने पैर रखे और यह शुभ लक्षण है। 30 मई 48 घंटे की हड़ताल है बैंकों की, यानी 30 और 1 बैंक बंद रहेंगे। 48 घंटे की हड़ताल है। औद्योगिक उत्पादन दर गिर गया है। सरकार जिस बात का लगातार जिक्र कर रही थी कि हमारी विकास दर और तमाम स्थितियां अनुकूल हो रही है, उसमें एक बुरी खबर यह आई है सरकार के लिए भी, देश के लिए भी। कल वोटिंग है कर्नाटक में, शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी और हम एग्जिट पोल 6 बजे से कल दिखाना शुरू करेंगे, तो जुड़िएगा जरूर हमारे साथ। दोबारा जांच नहीं होगी मौत की, इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया। वहां एक याचिका डाली गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना जी नहीं, दोबारा जांच नहीं होगी। तो इन 8 तस्वीरों से इतर सवाल यही होता है कि खबरों के लिहाज से सिर्फ घटना बताई जाए या घटना से हटते हुए उस सत्ता को समझा जाए, जो सत्ता राजनीतिक तौर पर इतनी ताकत हो चलती है कि इस तमाम इंस्टीट्यूशंस वाकई इस देश में कोई मायने नहीं रखते हैं। तो सत्ता में बात और शुरुआत इस बात को लेकर आज, क्या वाकई धर्म से बड़ी राजनीति कुछ भी नहीं होती है? जरा रिपोर्ट देखिए। जनकपुर में प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर में मंजीरा बजाना और देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के मुखिया का भगवा वस्त्र के जरिए खुद को योगी के तौर पर ही रखना। तो क्या वाकई ऐसी हालात आ गई हैं जहां धर्म के आश्रय सत्ता चलाई जाए? तो ऐसे में याद कीजिए लोहिया ने क्या कहा था, धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म। तो क्या वाकई धर्म के आश्रय राजनीति साधी जा रही है? और जब संविधान के नाम पर व्यवस्था चलाती सत्ता ही धर्म के आश्रय जिंदगी को संतुष्ट मानेगी, तो जाहिर है फिर आधुनिक दौर में वह सवाल भी गौण होगा कि जो किसी भी विकसित या समझदार समाज के भीतर गूंजता रहता है। हो तो यह गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान से ही सत्ता ने हाथ झाड़ लिए। इतना ही नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर साफ पानी और साफ हवा तक मुहैया कराने की स्थिति में सत्ता नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। यानी एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ लोकतंत्र का नारा। सोचने में लोकतंत्र, काम करने में लोकतंत्र, निर्णय प्रक्रिया में लोकतंत्र। इसे लगाते रहिए, सत्ता आपके साथ चलती रहेगी। क्योंकि मौजूदा दौर का सच तो यही है कि संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट भी धर्म की व्याख्या करते वक्त कभी सत्ता अनुकूल लगती है और कभी सत्ता अनुकूल नहीं लगती तो सत्ता उसे अपने अनुकूल करने के लिए तुल जाती है। और लोकतंत्र की उड़ती धज्जियों तले सुप्रीम कोर्ट सिवाय सत्ता की तरफ ताकने के अलावे कुछ कर नहीं पाता। मसलन दिसंबर 1995 में जस्टिस वर्मा सत्ता के जरिए धर्म की सियासत करने पर साफ फैसला देते हैं। हिंदुत्व शब्द भारतीयों की जीवन शैली की ओर इंगित करता है, इसे सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। और जनवरी 2017 में धर्म और सत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट साफ कहता है, धर्म इंसान और भगवान के बीच का निजी रिश्ता है और न सिर्फ सरकार को बल्कि सरकार बनाने की समूची प्रक्रिया को भी इससे अलग रखा जाना चाहिए। तो फिर जनकपुर में जो नजारा सामने उभरा या गोरख मठ के जरिए बार बार जो मसला सामने उभर कर आता है, उसे क्या ये माना जाए कि ये सिर्फ
एक निजी रिश्ता है धर्म के मद्देनजर और सरकार चलाने बनाने की पूरी प्रक्रिया को अलग रखा जा रहा है, हो सकता है ये माना जाए। तो दूसरी तस्वीर देखिए, धर्म के राजनीतिकरण की तस्वीर बार बार मंदिर में नेताओं के जाने से भी उभारी जाती है और खुले में नमाज हो इसे भी तूल देकर कमोवेश अब हर जुम्मे के दिन उभारने की सियासत बाज नहीं आ रही। जनाब, विवाद तो काफी पिछले 20 तारीख से चल रहा है। उस वक्त प्रशासन ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। हमारी नेक्स्ट नमाज जो हुई वो बहुत अच्छी हुई, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हुई। तो क्या वाकई सियासत की चौसर पर धर्म हो या लोकतंत्र का राग, दोनों सिर्फ पासे हैं और जो पासा जिस अंदाज में फेंक दे, दूसरे को डरा दे या लुभा दे, सियासत यही है। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से इसे ही परखते हैं। सियासत यही है, परखा जरूर जाएगा, लेकिन जिक्र धर्म से शुरू हुआ है तो एक तस्वीर हम आपको दिखलाते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिए धर्म के नाम पर क्या क्या होता है। अखिलेश यादव ने मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले हिंदुओं की सरकारी सब्सिडी में 100% का इजाफा किया। उसके बाद क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने सब्सिडी को दुगना कर दिया जो मानसरोवर यात्रा के लिए दी जा रही थी। अखिलेश यादव ने कब्रिस्तान की दीवार खड़ी करने के लिए सरकारी मदद दी। योगी आए तो उन्होंने क्या किया? कब्रिस्तान की सरकारी मदद बंद कर दी जो दीवार खड़ी की जा रही थी। और शिवराज सिंह चौहान, गिनते जाइए, बहुत सारे धार्मिक स्थल है, 15 धार्मिक स्थल जहां पे जाने का खर्च सरकार देती है। यह मध्य प्रदेश की हालत है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार 4 धाम यात्रा के लिए योजना चलाती है। जयललिता ने ईसाइयों को यरूशलेम और हिंदुओं को मानसरोवर और मुक्तिनाथ जाने में मदद की योजना शुरू की थी। और दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने धार्मिक तीर्थ यात्राओं के लिए 53 करोड़ रुपए का बजट भी बनाया। और गुजरात की सरकार श्रवण तीर्थ दर्शन योजना में राज्य के भीतर ही धार्मिक स्थलों के भ्रमण के लिए आर्थिक रूप से मदद देती है। और प्रधानमंत्री नागालैंड चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने ईसाइयों को मुफ्त में यरूशलेम भेजने का वादा किया था। ये सारी स्थितियां क्या बतलाती है? इस देश में हर किसी का पेट भरा हुआ है? क्या हर कोई रोजगार पा चुका है? क्या वाकई स्वास्थ्य सेवा सबको मिल रही है? पीने का साफ पानी मिल जाता है? शुद्ध हवा मिल जाती है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके जहन में आएंगे और आने भी चाहिए। लेकिन एक दूसरा सवाल होगा, आप कहेंगे तो धर्म का मसला है, धर्म तो जीवन पद्धति है, उसी के आश्रय जी लिया जाए। उस आश्रय ना भी जिए, लेकिन इससे हटकर जरा सत्ता के उस राजनीतिक मिजाज को समझिए जो कहती है इस बात को कि दरअसल हम हैं तो सिर्फ हम ही हैं और जिम्मेदारी मुक्त हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। तो पहले प्रधानमंत्री के 1445 दिनों में किए गए 100 से ज्यादा ऐलानों की इस लिस्ट को तफरी से देख लीजिए और इसे पढ़ते देखते हुए ये सोचना शुरू कर दीजिए कि इनमें से कौन सा ऐलान ऐसा जो रोटी कपड़ा मकान दिला सकता है, कौन सा ऐलान शिक्षा, हेल्थ सर्विस और पीने के साफ पानी से लेकर साफ हवा तक मुहैया करा सकता है। और इसे पढ़ते देखते हुए यह भी सोचें कि आखिर हर मंत्री, हर सांसद, हर विधायक तक जो रईसी में रहते हैं, होता तो वह देश का ही पैसा है, ज्यादातर टैक्स पेयर का पैसा होता है, या फिर देश के खनिज संसाधनों को लेकर जो उद्योगपति या कॉरपोरेट कमाते हैं उसके जरिए सरकार रेवेन्यू वसूलती है। तो फिर इन ऐलानों के बावजूद हालात ठीक देश के होते क्यों नहीं? नागरिकों के हालात ठीक क्यों नहीं होते? और पढ़ते पढ़ते यह भी सोचिए, क्या इन्हीं ऐलानों के लिए कोई प्रधानमंत्री बनता है या जनता वोट डालती है? क्योंकि फेरिस छोड़ अब हकीकत की जमीन देखिए, कैसे सरकार ने हर हालात से पल्ला झाड़ लिया और सब कुछ निजी हाथों में सौंप दिया है। 1,72,71,000 नौकरी सरकारी क्षेत्र में है, तो प्राइवेट सेक्टर में 1,14,22,000 नौकरियां हैं और असंगठित क्षेत्र में 43,70,00,000 नौकरियां हैं। तो फिर आपके जहन में यह सवाल तो उठेगा ही कि देश का युवा बेरोजगार नौकरी के लिए सरकार की तरफ क्यों देखे? और दूसरा सच यह है कि 5 साल के लिए चुनी हुई किसी भी सत्ता के दौर में अगर छात्र ग्रेजुएट है तो उसके लिए 8,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का आवेदन निकलता नहीं है। तो सरकारी नौकरी है नहीं, फिर भी सत्ता आरक्षण के नाम पर इस देश में सियासत क्यों करती है? यह भी आप सोचेंगे जरूर। अगले हालात को परखें तो इलाज की व्यवस्था पर आ जाइए। इलाज तो मौलिक अधिकार होना चाहिए, पर सरकार कुछ करती क्यों नहीं? 1.5 लाख गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है। शहरों में 50% से ज्यादा सरकारी अस्पताल बीमार हैं।
और रईसी में डूबी सरकार के पास हेल्थ बजट के नाम पर 48,878 करोड़ ही है। वहीं निजी अस्पतालों का सालाना बजट भी 6 लाख करोड़ पार कर चुका है और इंश्योरेंस के जरिए देश के तमाम कर्मचारी, जिनकी तादाद 2 करोड़ से ज्यादा है, वो सरकारी अस्पतालों में नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों के इलाज पर निर्भर है। जहां सरकारी अस्पतालों से औसतन 100 गुना ज्यादा कमाई निजी अस्पताल इंश्योरेंस के आश्रय कर लेता है। इसी तरह सरकार की जिम्मेदारी एक अदद छत दिलाना तो होना ही चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, जी मकान। पर देश का सच देख लीजिए, मोदी सरकार ने पहले 2.5 वर्ष में 1,03,000 सरकारी मकान बनाए और इसी दौर में 4,71,000 घर प्राइवेट बिल्डरों ने बनाए जो खाली पड़े हैं। 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ 30 लाख घर बनाने का लक्ष्य है, पर अभी 10% भी पूरे नहीं हुए हैं। तो सरकार की तरफ कैसे जनता देखे? यह सरकार कितनी जिम्मेदारी मुक्त हो चली है? इसका असर समाज पर कैसे पड़ रहा है? और असमानता में फैलते सामाजिक असंतोष और उसके बाद कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो फिर होता क्या है, यह भी समझ लीजिए। इस देश में हालात यह हैं कि देश में पुलिस की संख्या सिर्फ 14 लाख है, जबकि निजी सुरक्षा कर्मियों की संख्या 70 लाख। पूरे देश की पुलिस को लेकर बजट तकरीबन 54,000 करोड़ का है और दूसरी तरफ निजी सुरक्षा कर्मियों को लेकर प्राइवेट सेक्टर का बजट 70,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है, जो अगले 2 वर्ष में 90,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी पुलिस सुधार और सुधार के लिए बजट की रफ्तार अगर सरकार बढ़ाती भी है तो आंकड़े बतलाते हैं कि 2 वर्ष में पुलिस बजट में 5,000 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हो नहीं पाएगी। तो फिर क्या आने वाले वक्त में जिसके पास पैसा होगा उसे सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा कर्मी रखने ही होंगे? तो फिर चुनी हुई सरकारों का मतलब होता क्या है? क्या मतलब सिर्फ यही होता है कि प्राइवेट सेक्टर अनुशासन में काम करे, या उसके अलावे? आखिरी सवाल ये कि जिन कंधों पर कल देश का भविष्य होगा उसका सच भी देख लीजिए। 18 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों में 7 करोड़ बच्चों का भविष्य निजी स्कूलों के हाथों में है। और इसका दूसरा सच यह है कि सरकारी स्कूलों में जाने वाले 47% बच्चे 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो सरकार अगर हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर प्राइवेट सेक्टर पर टिक रही है तो फिर वोट की नीतियों से अगर निजी क्षेत्र में भी नौकरी खत्म होने लगे तो फिर एम्बिट कैपिटल की नई रिसर्च रिपोर्ट को समझ लीजिए, जो बहुत साफ कहती है देश में बढ़ती बेरोजगारी से न केवल असमानता बढ़ेगी बल्कि अपराधों में तेजी और सामाजिक तनाव में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सत्ता कुछ नहीं करती, सत्ता यकीनन कुछ करती है। और हमने चूंकि लिख दिया है सत्ता शब्द, तो इस सत्ता शब्द के आश्रय हम बतलाते हैं क्या करती है। इस देश में रेप को लेकर लगातार बहस हो रही है। कानून है, पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन 80% आरोपी तो छूट जाते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार ने ही एक निर्णय लिया है, जरा देख लीजिए कितना त्रासदीदायक है। सत्ता अगर कुछ करती है तो ये करती है। रिपोर्ट देखिए। स्क्रीन पर रेंगती रकम इस देश का अनूठा सच है। रेप हो गया तो ये मुआवजे की रकम है और केंद्र सरकार के मशविरे के बाद नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने रेप और गैंगरेप पीड़िता को मुआवजे की दर तय कर दी है। अथॉरिटी ने तय किया है कि गैंगरेप पीड़िता को कम से कम 5 लाख और अधिकतम 10 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, जबकि रेप पीड़िता को कम से कम 4 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तभी तो भारत का भाग्य बदलेगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार अगर मुआवजा 1,42,000 रेप पीड़ितों को बांटेगी तो 85 अरब रुपए मुआवजा उसे देना होगा, यानी औसतन 6 लाख रुपए हर रेप पीड़िता को। और 85 अरब बांटकर सुशासन का तमगा सरकार अपनी छाती पर ठोक सकती है। अगर ऐसा है तो इससे बड़ी त्रासदी और कुछ होगी भी नहीं, क्योंकि इस देश का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो यह भी कहता है कि सिर्फ 1/3 मामले ही थाने तक पहुंच पाते हैं। तो क्या इसके बाद वो मामले भी थाने तक पहुंचने लगेंगे, क्योंकि जिक्र मुआवजे का हो रहा है? यानी सरकार इस दाग से भी मुक्ति पा जाएगी कि रेप करने वाले 80% छूट क्यों जाते हैं, या फिर रेप करने वाले मुआवजा देकर पुलिस प्रशासन सरकार को रेप के मामले दर्ज होने से बचाने लगेंगे। यानी गजब की त्रासदी है। पुलिस है, कानून है, पर कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ मुआवजा। पर रेप पीड़िता किस हाल में जीती है, क्या इसे भी मुआवजा देकर बहकाया जा सकता है? अगर नहीं तो अगली रिपोर्ट देखिए।
यह सरकार की थ्योरी है और सच जानना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को देखिए। पीड़िता का मतलब होता क्या है। हरियाणा के सोना में रहने वाली इस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है, तो क्या इस लड़की को मुआवजे के तौर पर 6 लाख रुपए दे दिए जाएं और ये मान लिया जाए कि सरकार इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती? सच तो यही है, लेकिन ऐसे में भी फिर लड़की के दर्द को समझिए। मैं अपने छोटे बहन भाई के साथ छत पे सो रही थी और 4 लड़के थे, वो 2 पर आए थे। रात को 1-1:30 का समय हो रहा था और मुझे मुंह बंद करके ले गए। फिर मुझे खाली प्लाट में डाल दिया उन्होंने। मैंने डर के मारे पढ़ाई छोड़ दी। वो धमकी देते रहते हैं। जी, मामला 29 मार्च का है। सोना के आटे गांव की 10वीं में पढ़ने वाली इस नाबालिग छात्रा को गांव के ही 5 दबंगों ने पहले सोते वक्त उठा लिया और फिर गैंगरेप किया। पुलिस ने 1 महीने बाद मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन 4 आरोपी अभी भी खुलेआम गांव में ही घूम रहे हैं और अपनी दबंगई और पैसे के बल पर आरोपी पीड़िता के पिता पर दबाव बना रहे हैं कि वो मामले को रफा दफा करे। और हद तो ये, पिता नहीं मानते तो फरार आरोपी पिता की पिटाई कर देते हैं। ऐसे में पीड़िता क्या करे? पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर में बैठी हुई है, कहीं निकलना भी दुश्वार हो चला है। पुलिस कुछ भी देखे कि ना मेरे को गिरम जाता हूँ तो मेरे को धक्का मार फैसला कर ले। अपने दबाव फुल दबाव डाल रखा है। तो फैसले में क्या कह रही है पुलिस आपसे? पुलिस कहती है कि ना ऐसा कर, इसमें कुछ नहीं रखकर मैं उनको नहीं कर गिरफ्तार करने। और घर वालों का आरोप तो यह भी है कि पुलिस भी आरोपियों की तरह मामला रफा दफा करने के लिए दबाव बना रही है। खुद माँ क्या कहती है यह भी सुन लीजिए। बेटी को लेके कहाँ जाऊँ? फिर बेटी की मैंने पढ़ाई भी छुड़ा दी है। पुलिस धमका देती है, हमें बाहर निकाल देती है। गिरफ्तार नहीं कर रही? नहीं कर रही, काम में घूमते रहते हैं जी वो। तो पूरे परिवार का ही दर्द है। तो ऐसे में क्या मान लिया जाए? सरकार ने जो मुआवजा राशि तय की है 5 से 10 लाख गैंगरेप की, वो इस परिवार को दे दिया जाए और सारे दर्द खत्म? मुश्किल है। एपी संवाददाता ने जब मेवात पुलिस से बात करने की कोशिश की तो अधिकारियों ने बात करने से इनकार कर दिया। तो क्या ये भी मान लिया जाए कि पीड़ित छात्रा को अब सरकार के रहमो करम के हिसाब से अगले चंद दिनों में कम से कम 5 लाख या ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए का इंतजार ही करना पड़ेगा? क्योंकि सरकार मुआवजा दे सकती है तो दे देगी, सजा तो दे नहीं सकती, कानून काम करेगा नहीं, रेप रोक नहीं सकती, तो होगा कुछ नहीं। क्योंकि हरियाणा का सच क्या है यह भी आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए। साल दर साल रेप बढ़ रहे हैं और आलम यह है कि हरियाणा में हर दूसरे दिन एक गैंग रेप होता है जो थाने तक पहुंचता है। प्रति 1 लाख की आबादी पर गैंग रेप की दर देश में अगर 0.3% है तो हरियाणा में ये 1.5% है। और रेप के मामले में सजा की दर 25% से ज्यादा है नहीं, यानी 75% आरोपी छूट जाते हैं। तो सोचिए, जिस जमीन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, उसी जमीन का हाल ये है, तो कोई पीएम सीएम की बातों पर यकीन कैसे करे? सत्ता की हरकत, सत्ता की जिम्मेदारी, सत्ता की सोच, सब कुछ आपके सामने आज इसलिए रख रहे हैं क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए। राजनीतिक सत्ता तमाम इंस्टीट्यूशंस को अपने हाथ में ले लेती है और इंस्टीट्यूशंस जब अपना काम करना शुरू करते हैं तो सत्ता उससे अनभिज्ञ रहती है क्या? इस बात का जिक्र इसलिए, इस देश में गंगा मां नहीं, गंगा राजनीतिक नदी हो गई है। हम क्यों कर रहे हैं इस बात का जिक्र? इस रिपोर्ट को देखिए। ये नदियों के नाम हैं, पढ़ते जाइए, गिनते जाइए, आप थक जाएंगे क्योंकि शायद ये लिस्ट खत्म होगी नहीं। गंगा, यमुना, गोदावरी, साबरमती, मोरा, बेकी, हरबोरा, घाघरा, स्वा, सुखना, शिप्रा, तापी, कावेरी, तुंगभद्रा। जी, दरअसल ये उन 275 प्रदूषित नदियों की लिस्ट है जिसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जी, सरकार की ही एजेंसी है और उसका कहना है देश में तकरीबन 12,363 किलोमीटर लंबी नदियां प्रदूषित है। 275 नदियों के 302 स्ट्रेच बुरी तरह प्रदूषित है। इन 302 प्रदूषित हिस्सों के आसपास 650 कस्बे शहर बसे हुए हैं। तो फिर सवाल यही, जब सरकार को पता है कि देश की हर नदी प्रदूषित, तो फिर गंगा सफाई के नाम पर सियासत क्यों? सियासत इसलिए क्योंकि गंगा धर्म से जुड़ी है, आस्था का प्रतीक है, या फिर गंगा उस यूपी की भावनात्मक पहचान है जहां के वोटरों के जरिए ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है।
ये दोनों सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ कल मोदी सरकार के ही मंत्री ये कहने बताने सामने आ गए कि अगले बरस मार्च तक 70% गंगा साफ हो जाएगी। 2019 के मार्च तक हम 70 से 80% गंगा को निर्मल बनाने में निश्चित रूप से सफल होने का प्रयास करेंगे। और दूसरी तरफ विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है अभी वो गंगा की हाई रिजोल्यूशन मैपिंग कर रही है, जिसमें कम से कम 15 महीने का वक्त लग ही जाएगा। कई इंडस्ट्रीज हैं जो उसके आसपास शहर बसे हुए हैं, उन शहरों में से कितना रिसाव यहाँ आ रहा है, रिसाव या मल या आप उसको वेस्ट कह लीजिए, वो कितना आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। तो ये इसका क्वांटिफिकेशन करना एक्यूरेट बहुत जरूरी है, जिसके लिए एक बहुत हाई रेजोल्यूशन मैपिंग हम बनाने जाने वाले हैं। तो अगर गंगा की सफाई के लिए 86 करोड़ रुपए खर्च कर ये सर्वे कराया जा रहा है, जिसे पूरा होने में 15 महीने लगेंगे, तो फिर मंत्री जी अगले 10 महीने में 70% गंगा कैसे साफ कर देंगे? यानी गंगा की सफाई के नाम पर लोगों की आस्था से भी खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि गंगा चुनावी हो गई है, बाकी नदियां अभी चुनावी हुई नहीं है तो कोई ध्यान नहीं। प्रदूषित नदियों की लिस्ट में तो कावेरी का नाम भी है, पर कावेरी के प्रदूषित पानी भी कर्नाटक से मिल जाए, इसे लेकर तमिलनाडु परेशान है। और चुनाव कर्नाटक में हो रहे हैं तो मोदी सरकार कोई फैसला लेने से बच रही है। तो ऐसे में याद कर लीजिए कैसे 15 मई 1891 में ब्राह्मण पत्रिका में प्रताप नारायण मिश्र ने गंगा को प्रदूषित किए जाने पर, प्रशासन की सुस्ती पर गंगा से अपना रूप बदलने के लिए कुछ लिखा तो यूं लिखा: नगर भर का अघोर और कहीं कहीं बबूल के साथ सड़े हुए चमड़े का पानी, अनाथों एवं पशुओं के बिन जले और अधजले सहस्त्र मृत शरीर तुम्ही में फेंके जाते हैं और तुम अपना रूप गुण बदल डालो, तो इसमें क्या दोष? तय तो नदियों को ही करना होगा, अगर मानते हैं कि उनके भीतर जान होती है तो, क्योंकि इस देश के भीतर 3 देश हैं। एक, सरकार बेफिक्र है। दूसरी स्थिति खूब पैसे वालों के लिए, जिनके लिए बाजार खुल रहा है, बढ़ रहा है। तीसरी स्थिति उन किसान, मजदूर, गरीबों के लिए है जिनके पास कुछ भी नहीं है। इन तीनों स्थितियों को एक साथ देखने की कोशिश कीजिए इस रिपोर्ट में। इस टाइम 1-1.5 रुपए किलो, 7 रुपए किलो की लागत है इसकी। 7 रुपए किलो थी और 1-1.5 रुपए किलो रुपया। ये नौबत आ रही है जहर खाने की नौबत किसानों की। ये बाहर सप्लाई नहीं हो रहा। पहले बहुत गाड़ी लगती थी, बाहर लोड होता था, और अब नहीं हो रहा बिल्कुल। चल लिया 2 रुपए 1.5 रुपए किलो चल लिया। गवर्नमेंट कोई कहीं को भेजती नहीं माल बिल्कुल। सस्ता बिक रहा है 1.5 रुपए 2 रुपए किलो, तो क्या करके जाते हैं आप इसको? क्या फेंक जावे आजा, बिकता ही ना। तो संभल के किसान क्या करें? सरकार किसान की बात करती है, पर यह दौर तो ई कॉमर्स का है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक हर बरस औसतन 92,651 करोड़ रुपए का अनाज सरकार की वजह से बर्बाद हो जाता है। और संभल में फेंके जा रहे टमाटर की तरह तो गाहे बगाहे देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आती हैं। आलू फेंक दिया गया, दूध बहा दिया गया, सब्जियां फेंक दी गई। तो जरा त्रासदी को समझे। हर बरस 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्जी और फल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि सरकार के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं। यानी ये दूर की गोटी कि किसानों की आय दुगनी कब होगी या अनाज का समर्थन मूल्य 50% कब पड़ेगा। किसी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी। तो जब फसल की लागत से आधी कीमत के भी लाले पड़ने लगे हों, तब 1.5 गुना का वादा कैसे किसी को सही लगेगा? क्योंकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट तो यह भी कहती है हर बरस औसतन 7,186 करोड़ का आम नष्ट हो जाता है, 3,903 करोड़ का केला खत्म हो जाता है, 5,005 करोड़ का आलू और 3,666 करोड़ का टमाटर यूं ही बर्बाद हो जाता है। तो क्या वाकई देश में किसानों के लिए कोई नीति या अनाज भंडारण के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में काम होता ही नहीं? क्योंकि कोलकाता के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की रिसर्च कहती है देश में सरकार के पास सिर्फ 10% के ही भंडारण की व्यवस्था है
और इसी वजह से 2011-12 से लेकर 2016-17 के बीच तकरीबन 61,824 टन अनाज बर्बाद हो गया। सिर्फ 16-17 में 8,689 टन अनाज बर्बाद हो गया। जाहिर है ये ऐसी रिपोर्ट है जिसको देखकर आपको लग रहा होगा क्या वाकई भारत के भीतर सिर्फ यही होता है? इतनी नकारात्मकता है, इतनी निराशा है। चलिए हम निराशा का मतलब भी आज आपको समझाते हैं। मुंबई पुलिस की दो परिस्थिति, एक तरफ कांस्टेबल, दूसरी तरफ आईपीएस अधिकारी। आईपीएस अधिकारी खुद को गोली मार लेता है परेशान होकर, हालांकि बीमारी थी। और दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर दिखाने जो जा रहे हैं उसमें कांस्टेबल कहता है हमें भीख मांगने की इजाजत दे दी जाए। तो आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। पहले समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली पुलिस की खस्ता हालत क्या है अगर हम देख सकते हैं तो ये इस लेटर से दिख सकती है। ये लेटर है मुंबई पुलिस के एक हवालदार ज्ञानेश्वर अहिर राव का। इस लेटर में उन्होंने इजाजत मांगी है। वो इजाजत मांगी है कि मैं पुलिस का जो यूनिफॉर्म है वो पहन के मुझे भीख मांगने की आप इजाजत दीजिए। और ये लेटर उन्होंने लिखा है मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को और पुलिस आयुक्त को। ये उनके ऊपर समय ही क्यों आया? क्योंकि ज्ञानेश्वर अहिर राव की पत्नी जो है उनकी तबीयत खराब थी, उनका पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद वो कुछ दिन छुट्टी पे थे और इसीलिए उनकी अप्रैल महीने की जो सैलरी थी वो आई नहीं थी। वो सैलरी जो है पुलिस डिपार्टमेंट ने दी नहीं थी और इसीलिए वो मांग कर रहे थे कि मेरी सैलरी दी जाए, क्योंकि उनका लोन था, उनके हफ्ते आते हैं, पत्नी की तबीयत खराब है और माता पिता भी रिटायर्ड है, उनकी भी जिम्मेदारी। और इसीलिए वो मांग कर रहे थे कि मुझे सैलरी जो है वो रिलीज की जाए, पर सैलरी नहीं मिल रही थी। पर इसके ऊपर कार्रवाई करने के बदले उन्होंने पुलिस हवालदार के ऊपर ही कार्रवाई की और उन्हें सस्पेंड कर दिया है। कैमरामैन विपुल के साथ रश्मि पुराणी, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो एक कांस्टेबल सस्पेंड हो गया, उसका लेटर स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ आईपीएस अधिकारी है। जिस आईपीएस अधिकारी ने खुद को गोली मारी वो शख्स बेहद मजबूत के तौर पर जाना जाता था। हालांकि जानकारी आई कि उन्हें ब्लड कैंसर था। लेकिन सवाल है किस तरह का तनाव हम इस समाज में भोग रहे हैं, किन परिस्थितियों के बीच हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो चलिए इस खबर से आगे निकलते हैं। और सवाल यह नहीं है कि निराशा है या क्या है, सवाल तो यह है कि सत्ता क्या काम करती है, किस रूप में करती है। और सत्ता के मिजाज को आपको समझाने के लिए हम आपको लिए चलते हैं। विज्ञापन आपने देखा होगा, वह ताज, लेकिन ताज का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नए तरीके से सामने रख दिया। तो आइए जरा दर्शन कीजिए खेल क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही जब ताजमहल को लेकर यह कहा कि यह पीला हो चला है, जर्जर हो रहा है और इसकी देखभाल का जिम्मा संभाले एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कोई मतलब नहीं, तो फिर मुगलिया सल्तनत की आत्मा भी रो रही होगी क्या बनाया और क्या हो गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के बदलते रंग पर चिंता जताई और भारतीय पुरातत्व विभाग को फटकार लगाई और ये तक पूछ लिया आपकी जरूरत है क्या। लेकिन ताज तो बस एक वानगी पर है। सच्चाई यह है कि देश के जिन ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव की जिम्मेदारी एएसआई के पास है, उनमें से अधिकांश की हालत बेहद खस्ता है। आगरा से 350 किलोमीटर दूर नवाबों का शहर लखनऊ, सैकड़ों बरस पुरानी इमारतें, इसकी देखभाल एएसआई ही करती है। अनदेखी है तो ये धूल फांक रही है। मुगलिया स्थापत्य कला और अवधी आर्किटेक्ट के इस नायाब और ऐतिहासिक इमामबाड़े की हालत बद से बदतर हो चली है। 300 बरस पुराना ये इमामबाड़ा वक्त के थपेड़े खाकर उजाड़ होने के कगार पर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की निगरानी में ये लखनऊ का इमामबाड़ा है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। जो भी लखनऊ आता है इमामबाड़ा जरूर घूमना चाहता है। अगर इस बिल्डिंग की बात की जाए तो ये एएसआई के संरक्षण में है, बावजूद इसके हालात बहुत अच्छे नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसका जो रंग है वो सुर्ख होना चाहिए था, लेकिन सीमेंट रंग से इसको खोद दिया गया है। हालांकि बीच बीच में निर्माण काम इसमें जरूर चलते रहते हैं, लेकिन लाखोरी ईंटों से, जिन ईंटों से बना हुआ वो ईंटें यहाँ से दरकती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा प्लास्टर जो है वो भी गिरा हुआ है। और नवाबों के शहर लखनऊ में ऐतिहासिक महत्व की ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं, चाहे वो लाखौरी ईंटों वाला रूमी दरवाजा हो या फिर 1856 में बना कैसरबाग गेट, या फिर लखनऊ की मशहूर रेजिडेंसी जिसमें नवाबों की कई पीढ़ियां आई और गई। इन सारी इमारतों ने नवाबों के दौर से लेकर अंग्रेजी हुकूमत तक को देखा है, जिया भी है, पर आज सब देखते हुए सिसकियां ले रही है। और देश भर में ऐसी इमारतों की कमी नहीं। 3,500 से ज्यादा ऐतिहासिक इमारतें हैं। सिर्फ यूपी में 743 इमारतें हैं। एएसआई का जिम्मा है
ये अपने आप में इतिहास है, पर इतिहास के पन्नों में किस तरीके से ये गुम हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने तो अंदेशा दिया है। सत्ता समझ ले तो ठीक है। लखनऊ से उमेश पाठक की रिपोर्ट। इतिहास सहेजना तो आना चाहिए, मसला सिर्फ इतना पर नहीं है। हम आपको कुछ और इमारतों की तरफ लिए चलते हैं। एएसआई का जिम्मा उन्हें भी संभालने का है। हालत देखिए, हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे। और ये वृंदावन है। वृंदावन के 4 प्रमुख मंदिरों की निगरानी का जिम्मा भी एएसआई के पास है। मदन मोहन मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, गोविंद देव, जुगल किशोर मंदिर शामिल हैं। ये मंदिर ऐतिहासिक महत्व के हैं और इंटरनेट पर इन मंदिरों के बारे में खूब बखान किए गए। लेकिन इंटरनेट की दुनिया से अलग एएसआई इन मंदिरों को सजोए रखने में कितनी सजग है, ये मंदिर देखकर आप समझ सकते हैं। और पड़ताल के दौरान हमारे कैमरे में जो कैद हुआ वो हैरान करने वाला है। कहने को इन मंदिरों के बाहर एएसआई के भारी भरकम बोर्ड तो लगे हैं, लेकिन अंदर इन मंदिरों में कूड़े का अंबार है। कहीं भिखारी तो कहीं साधु संत, हर कोई अपने मुताबिक डेरा डाले हुए है। मदन मोहन मंदिर की तो छत टूटने के कगार पर है, पर सुध लेगा कौन? कोई आदमी नहीं आता है और गार्डन को देखने के लिए एक आदमी है, वो पानी डानी देता है, पैसे और कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहा है। डेली खुलता था मंदिर तो ये सुबह की टाइम सफाई होती है, अब कोई सफाई हुई नहीं, तो खुलता ही नहीं है। ये 2 महीने से कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे सफाई करने। तो आपने इसकी कंप्लेंट कहीं जी करी है? ये मथुरा वाले जो है अधिकारी, उनके पास की थी हमने। उन्होंने कहा हमारे पास आदमी नहीं है अभी। ना ही कोई लाइट है, ना ही कोई चौकीदार रहता है यहाँ पे। इस तरह से मंदिर का हाल बेकार हो रहा है। कौन यहाँ पर आके इसकी देखरेख देखता है? अब इस समय पर तो कोई नहीं है, इस समय तो कोई नहीं है। इस हिसाब से ताजमहल है, लाल किला वगैरह है, इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होती रहती है समय समय पे। उस हिसाब से मंदिर को देखते हुए इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। पहले तो कर्मचारी भी ज्यादा थे, अब कुछ कम हो गए हैं, क्योंकि ये बता देते थे कुछ ठेके का सा क्या सिस्टम हो गया है, तो ठेकेदार के हिसाब से काम होता है यहाँ पर। और यूं तो भारत की हर गली और शहर में निकल जाइए, इतिहास के पन्ने आपको मिलते चले जाएंगे जो इमारतों में कैद हैं। पर जिक्र चूंकि मंदिर का हो चला है, वह भी उस दौर में जिस दौर में मंदिर का महत्व राजनीतिक या कहें सियासी शक्ल ले चुका है, तो भी ऐतिहासिक इमारतें धूल फांक रही है। तो फिर वाकई सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा, एएसआई के होने का मतलब क्या है? और अगला सवाल यह है, सरकार के भी होने का क्या मतलब है? जब वो इतिहास को संजो कर रख नहीं सकती तो इतिहास बनाएंगे। काम तो सरकार को ही करना है। हम मास्टर स्ट्रोक दिखाते हैं, सरकार चेतती है, जागती है, कुछ काम करती है। कल हमने 2 खबरें दिखाई थी, वो 2 खबरें आपके स्क्रीन पर है, याद कीजिए। एक तरफ बच्चियां दामों की जा रही थी शौच के लिए बाहर हॉस्टल से निकलकर, सरकारी हॉस्टल से निकलकर, और दूसरी तरफ बीजेपी के जिलाध्यक्ष जो बागपत के उनके बेटे ने रेप किया था, और हमने कहा था गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है। तो दोनों तस्वीरों को देखते हुए पहले इन दोनों की बात सुन लीजिए, फिर बताएंगे असर क्या हुआ है। पानी की व्यवस्था नहीं, हम लोग 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाते हैं। हमारे साथ हमारी छोटी मैम, बड़ी मैम दोनों और रसोइयाँ जाती हैं। 3 लड़के थे, अक्षय कुक्कर, आशीष, विपिन। अक्षय कुक्कर जो है ये कौन है? ये बीजेपी अध्यक्ष का लड़का है। समस्या यहाँ पानी की बहुत ज्यादा थी, और आपके बताए अनुसार यहाँ की व्यवस्था देखने आए थे और व्यवस्थाएं बना रहे हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच को और सचिव को आदेश दिया है हमने कि यहाँ प्रतिदिन 1 टैंकर पानी का भेजें। तो उसमें सही नाम नरेश कुमार का है, सही नाम आशीष सनाब सुनील का है, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है। उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि आखिर सत्ता का सच क्या है? जी, यक्ष प्रश्न तो यही है, सत्ता का मतलब होता क्या है? तो आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसके जरिए आप शायद समझ पाएं इस देश में सत्ता, सियासत, राजनीतिक, चुनाव, इन सब के मायने क्या होते हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। हमने लगभग 8 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का प्रयास किया। हर 24 घंटे 30,000
हिंदुस्तानी युवक रोजगार ढूंढने निकलते हैं। हिंदुस्तान की सरकार सिर्फ 400 युवाओं को रोजगार देती है। तो देश में सरकार चुनाव में व्यस्त है और युवा रोजगार के लिए त्रस्त है। क्या कहें, रोजगार का मुद्दा चुनावी हो चला है और जमीन से लापता रोजगार ने युवाओं को राजनीति बिसात पर एक मोहरा बना दिया है कि राजनीतिक कार्यकर्ता होना ही रोजगार बन जाए। क्योंकि देश का सच तो यही है, 18 से 35 आयु के तकरीबन 36 करोड़ युवाओं की एक अदद चिंता नौकरी की है और 10 करोड़ से ज्यादा सदस्यों वाली बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के लिए युवाओं का मतलब है युवा वोटर। मेरा हिंदुस्तान जवान है, मेरे हिंदुस्तान के सपने भी जवान हैं। तो ऐसे में युवा क्या करे? आज ही नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय ने इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में ये कहा, क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था उद्यमी बनने की प्रेरणा देती है? भारत में 95% स्टार्टअप या उद्यमी बनने की कोशिशें विफल हो जाती है और देश की शिक्षा व्यवस्था उन्हें कभी सवाल करना नहीं सिखाती। तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारेगा कौन? क्योंकि सत्ता में आते ही पहले दिन नई शिक्षा नीति लाने का दावा सरकार ने किया। 4 बरस बीत गए, कोई नई शिक्षा नीति बनी नहीं। अलबत्ता स्टार्टअप इंडिया की घोषणा जरूर हो गई और देश में स्टार्टअप का हाल कल ही हमने दिखाया था और आज सरकार के हवाले से एक रिपोर्ट भी आ गई। और नए स्टार्टअप को इसलिए फंड नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो मौलिक नहीं है, ये रिपोर्ट में कहा गया। आलम यह है कि 4000 में से सिर्फ 100 प्रोजेक्ट में ही कुछ नया आइडिया पाया गया, यानी इनोवेटिव आइडिया की कमी देश में है। यहीं से अगला सवाल खड़ा होता है, जब पूरा एजुकेशन सिस्टम, समाज और सरकारी ढांचा ही फेल होने की इजाजत नहीं देता तो मौलिक आइडिया आएगा कहां से? क्योंकि ध्यान दीजिए तो एक तरफ सफलता के दबाव में भारत में हर घंटे एक छात्र खुदकुशी कर लेता है और दूसरी तरफ नौकरी न मिलने के बाद हर घंटे 10 छात्र राजनीतिक दल से जुड़ रहे हैं क्योंकि रोजगार है नहीं। और सत्ता सरकार के लिए चुनाव में जीत ही गवर्नेंस है, जहां वो बेरोजगारों को राजनीतिक रोजगार देने के लिए तैयार कर। क्या इतनी बड़ी मात्रा में बेरोजगारी उन्होंने विरासत में दी थी या नहीं? तो हम देश के लिए जिक्र कर रहे थे, इस देश में रोजगार के साधन हैं क्या? सरकार से पूछिएगा तो वो कहेगी मुद्रा योजना। तो आइए आपको एक रिपोर्ट दिखलाते हैं। लगातार हम दिखाते रहे हैं लेकिन एक रिपोर्ट खुद ही सरकार की तरफ से चलकर हमारे तक आई है, तो हम आपको परोस रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत अब तक बिना बैंक गारंटी के 12 करोड़ से अधिक लोन्स दिए जा चुके हैं। एक नाई का बेटा है, उसको कभी बैंक से लोन नहीं मिलता था, उसको 50,000 का लोन मिल गया है मुद्रा बैंक के तहत। उसको लगता है कि अच्छे दिन आ गए हैं। द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना was launched for the benefit of the bottom pyramid of entrepreneurs. हमारी ये सारी योजनाएं गरीब को शक्तिशाली बनाने के लिए चलाई जा रही हैं, जैसे मुद्रा योजना। यह देश में बेरोजगारी का सच है क्योंकि रोजगार का संकट सतह पर है। चिंता किसी को नहीं, न प्रधानमंत्री को, न सीएम को, न किसी मंत्री संतरी को। हर शख्स रोजगार संकट पर सीधा जवाब देने से बचता है और अगर जवाब देता है तो कहता है मुद्रा योजना। जिसको फंडिंग नहीं हो रहा है, जो अनफंडेड है, उसको फंडिंग करने का हम बेड़ा उठा। और मुद्रा योजना के आश्रय सरकार को लगता है उसने करोड़ों युवाओं की जिंदगी बदल दी है। और लगता भी यही है कि मिशन 2019 में सरकार कहेगी हमारा मास्टर स्ट्रोक तो यही था, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? मैंने सर 1 लाख का ही भरा। अगर मुझसे 1 लाख अपने बाद में बढ़ाने के लिए देख लूंगी। सर जनवरी से कर रही हूँ, कम से कम। अभी तक नहीं मिला? जी नहीं। मैं इसके लिए बहुत सारे बैंकों में गया था, सबके यहाँ से एक ही जवाब आया कि बजट खत्म हो गया। काफी कोशिश की लेकिन वो बोला अभी हमारी स्कीम नहीं। 9 महीने माना, फिर 12 महीने माना, फिर तीसरे महीने माना, लेकिन उसने चक्कर काटते रहे और अभी तक नहीं दिया उसने। दरअसल सरकारी आंकड़े अपनी जगह, लेकिन मुद्रा योजना का एक सच यह भी है, युवाओं को कर्ज मिल नहीं पा रहा। 2016-17 के आंकड़े सामने आए जो बहुत साफ तौर पर कहते हैं किशोर श्रेणी यानी 50,000 से 5 लाख तक का कर्ज लेने वाले आवेदकों में 93.3% आवेदन खारिज हो गए। तरुण श्रेणी यानी 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का कर्ज लेने वाले आवेदनों में 98.6% खारिज हो गए। और शिशु श्रेणी के तहत जो सबसे ज्यादा 91% कर्ज बांटे गए, उनका औसत 23,000 रुपए है। इस बजट में हमारी सरकार ने और 3 लाख करोड़ रुपए मुद्रा लोन के तौर पर देने का
फैसला किया। तो सच यही है कि प्रधानमंत्री के ख्वाब को सच करने के दबाव में अधिकारियों ने शुरुआती दौर में अनाप शनाप तरीके से और मनमर्जी से लोन बांटे। अब हाल यह है कि स्टेट बैंक के दिए 75% और ग्रामीण बैंकों के दिए 99% मुद्रा लोन डूबने की स्थिति में आ गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस तस्वीर के आसरे जरा जनता के पास जब हमारे रिपोर्टर पहुंचे, किसने क्या कहा, अब ये सुनिए। और याद कीजिए, हमने मास्टर स्ट्रोक में ही दिखाया था कैसे राजस्थान के बाड़मेर में पंजाब नेशनल बैंक की 2 शाखाओं में बैंक अधिकारियों की मिलीभगत के चलते 80 लाख रुपए का घोटाला हो गया। तो क्या मुद्रा योजना जमीन पर फेल है, दस्तावेजों में अमर है, सरकार के दावों में अमर है? और इन सब के बीच वाशिंगटन के मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो तुफैल अहमद ने एक पड़ताल की। उस पड़ताल के बाद जो दावा किया वो चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा बैंकों के आंकड़े फर्जी हैं, गलत आंकड़े सरकार तक पहुंचाए जा रहे हैं। दरअसल साधारण लोग को ही मुद्रा लोन कह दिया जा रहा है, हो जो भी, लेकिन मुद्रा योजना की सफलता संदिग्ध तो है। और बड़ा सच ये, जितने रुपए के मुद्रा लोन बांटे जा रहे हैं उसमें वाकई पकौड़े का अच्छा ठेला लगा लीजिए, पान की अच्छी गुमटी खोल लीजिए, क्योंकि सत्ता सरकार यही कहती है। पान की दुकान ठीक ठाक करने के लिए 40 से 50 हजार के बीच में आ सकता है, और साथ में अगर कोल्ड ड्रिंक का करना है तो और ज्यादा। महीने में हो जाएंगे 50,000 रुपये। हमारे संवाददाता जोधपुर में हैं, उन्होंने कहा कुछ लोग इस पे प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। हमने कहा ले लीजिए, दिखा देते हैं। बैंक ऑफ इंडिया गया था मुद्रा लोन के लिए, वहाँ पर 2-3 चक्कर काटा लेकिन नहीं दिया उसने। फिर गया, फिर भी बोला अभी नहीं है स्कीम, फिर गया, फिर भी बोला नहीं है स्कीम। इसलिए मशीन लानी थी, कोई काम बढ़ाना था, लेकिन नहीं दिया उसने। मेरे हैंडीक्राफ्ट का काम करता हूँ, उसमें काम लेना था मशीन वगैरह लाने के लिए। तो मैं बैंक गया जिस ब्रांच में, तो वहाँ पे मेरे को 2-4 चक्कर काट दिए और वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई। जोधपुर जिले में टोटल 10,525 लोगों को मुद्रा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है, जिसमें कुल 210 करोड़ का लोन वितरण हुआ है। तो हमने आज मास्टर स्ट्रोक शुरुआत की थी, धर्म से बड़ी राजनीति कुछ होती नहीं है। तो आइए, उसका दूसरा हिस्सा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वामपंथी किताब को पलटिएगा तो धर्म को अफीम माना जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी जनकपुर में मौजूद थे और वामपंथी नेपाल, वहां की सरकार वामपंथी, उस मिजाज में उन्होंने क्या कहा। नेपाल के बिना भारत का विश्वास अधूरा है, इतिहास अधूरा है। नेपाल के बिना हमारे धाम अधूरे, नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।